हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 8 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। तो कल हमने देखा था देश के पहले दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी CIC हीरालाल सामरिया बने हैं। महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 भारत ने जीती है। सूरत में स्वदेशी मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप INS सूरत का अनावरण भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा किया गया है, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बैलिस्टिक मिसाइल बुला का सफल परीक्षण रूस के द्वारा किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा को बनाया है। हाल ही में जारी नाइट फ्रैंक इंडिया इंडेक्स के अनुसार लग्जरी घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में मुंबई को वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान मिला है। हाल ही में फ्री राशन योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। 6 नवंबर 2023 को MP हाई कोर्ट में 7 नए जजों की नियुक्ति की गई है। और लीला ओमचेरी का निधन हुआ, वे प्रसिद्ध संगीतकार थीं। और आज का पहला सवाल है, दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो शेख हसीना, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, ये बनी हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, शेख हसीना। दुनिया भर में चर्चित टाइम मैगजीन ने अपने नवंबर 2023 के संस्करण में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को कवर पेज पर जगह दी है। वह टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह पाने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तो ये आपको याद रखना है। शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रधानमंत्री भी बन गई हैं। शेख हसीना 76 वर्ष की आयु में बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख हैं। टाइम मैगजीन का यह एडिशन 10 नवंबर को प्रकाशित किया जाएगा। शेख हसीना साल 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह साल 1996 से 2001 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही थीं। शेख हसीना कुल 28 साल प्रधानमंत्री रही हैं और अभी भी उनका कार्यकाल जारी है। शेख हसीना ने पिछले 2 चुनावों में 84% और 82% मतदान के साथ जीत दर्ज की थी। टाइम मैगजीन अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिका है, जिसका प्रकाशन न्यूयॉर्क शहर से किया जाता है। टाइम मैगजीन की शुरुआत 1923 में हुई थी और दुनिया भर में इसके कई विभिन्न संस्करण प्रकाशित होते हैं। क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये एंजेलो मैथ्यू बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एंजेलो मैथ्यूज। 6 नवंबर को दिल्ली में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच वनडे वर्ल्ड कप मैच खेला गया। इस मैच में श्रीलंकाई बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया, जो क्रिकेट के इतिहास में पहला टाइम आउट है। मैथ्यूज के हेलमेट की स्ट्रिप टूटने की वजह से उन्हें स्ट्राइक लेने में 2 मिनट से ज़्यादा समय लग गया। मैथ्यूज श्रीलंका का चौथा विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक लेने में 2 मिनट से ज़्यादा समय ले लिया। इस बीच बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन ने टाइम आउट की अपील कर दी और एम्पायर ने मैथ्यूज को आउट करार दे दिया। क्रिकेट के नियम मैरीलेबन क्रिकेट क्लब यानी MCC ने बनाए हैं। MCC के मुताबिक टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज पिछला विकेट गिरने के 3 मिनट बाद तक खेलने के लिए तैयार नहीं होता है तो विपक्षी टीम की अपील पर उसे आउट कर दिया जा सकता है। वनडे क्रिकेट में यह समय 2 मिनट का है और T20 में 90 सेकंड का। विकेट बॉलर के खाते में नहीं जाता है। हाल ही में वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी गिलेन मैक्सवेल बने हैं। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी जो 24वीं है 2025 में बांग्लादेश के द्वारा की जाएगी। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बांग्लादेश 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। विश्व तीरंदाजी एशियाई कांग्रेस 3 नवंबर 2023 को
बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई। इसने इस कांग्रेस में 14-10 वोटों से बोली जीत ली है। बांग्लादेश और चीन दो ऐसे देश थे जिन्होंने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए मेजबान देश के रूप में बोली के लिए आवेदन किया था। 23वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 5 नवंबर को बैंकॉक थाईलैंड में शुरू हुई है और फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। 20वीं एशियन गेम्स 2026 की मेजबानी जापान करेगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टका है। देश का पहला LNG यानी तरल प्राकृतिक गैस संचालित हॉलेज ट्रक कौन सा है? तो ये ट्रक AVTR है, TR 1922। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, AVTR 1922। 6 नवंबर को हिंदुजा ग्रुप की अशोक लेलैंड कंपनी ने AVTR 1922 हॉलेज ट्रक की बिक्री शुरू कर दी है। AVTR 1922 देश का पहला LNG संचालित हॉलेज ट्रक है। दिल्ली में AVTR 1922 हॉलेज ट्रक की कीमत 23.92 लाख से 24.88 लाख रुपये एक्स शोरूम है। अशोक लेलैंड BSBI स्टेज सेकंड में इन हाउस LNG इंजन का अनावरण करने वाला पहला ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यानी OEM बन गया है। LNG मुख्य रूप से 90% मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ बाहरी एल्केन्स और नाइट्रोजन के कुछ मिश्रण का गठन है। LNG डीजल और दूसरे सभी फ्यूल से बेहतर है। इसके रखरखाव में लागत कम आती है। इसका इस्तेमाल परिवहन के लिए सुरक्षित है और डीजल के मुताबिक 90% कम प्रदूषण फैलाता है। रघुनंदन शरण ने अशोक लेलैंड की स्थापना 7 सितंबर 1948 में की थी, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है। अशोक लेलैंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सेनु अग्रवाल हैं। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किस राज्य ने जीता है? तो ये अवार्ड केरल राज्य ने जीता है 2023 में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, केरल। टिकाऊ और महिला समावेशी पहल को बढ़ावा देने के लिए केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। केरल को बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है। केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को दक्षिण अफ्रीका में भूमि से घिरे देश एस्वातिनी के साथ इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन संयुक्त राष्ट्र की मदद से महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजनाओं को लागू कर रहा है। केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को दूसरी बार रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला है। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड की स्थापना रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म यानी ICRT द्वारा की गई थी। इसे 6 कैटेगरियों में दिया जाता है। नाटो ने किस देश के साथ कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है? तो ये रूस के साथ सस्पेंड की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रूस। 7 नवंबर को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो ने शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ जो अब रूस है के साथ की गई कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। इस ट्रीटी को मूल रूप से कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप कहा जाता है। नाटो ने इस ट्रीटी से अलग होने का ऐलान जून 2023 में ही कर दिया था, जिस पर आज अमल किया गया है। अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो देश यूक्रेन को सैन्य मदद दे रहे थे। इसमें आर्म्ड कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी और रूल बेस्ड इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना शामिल है। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन DC में हुई थी। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में स्थित है। नाटो का अभी 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है। रूस की राजधानी मॉस्को है और इसकी मुद्रा रूबल है। राष्ट्रपति रूस के व्लादिमीर पुतिन हैं। केंद्र सरकार ने भारत आटा लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने
आटे के वितरण वाहनों को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये नई दिल्ली से इसे लॉन्च किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नई दिल्ली। 6 नवंबर को केंद्र सरकार ने भारत आटा लॉन्च किया है। यह आटा 27.5 रुपये प्रति किलो की कीमत पर मिलेगा। भारत आटा को 10 केजी और 30 केजी के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा। नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने आटे के वितरण वाहनों यानी मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे नेफेड, एनसीसीएफ, सफल मटर डेयरी, अन्य सहकारी संस्थाओं के जरिए बेचा जाएगा। इसके लिए 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं का एलोकेशन विभिन्न सरकारी एजेंसियों को किया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार अभी देश में आटे की औसत कीमत 35 रुपये किलो है। बाजार में नॉन ब्रांडेड आटे की खुदरा कीमत 30 से 40 रुपये किलो है, जो ब्रांडेड आटा 40 से 50 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों और त्योहारी सीजन में आटे की बढ़ती कीमतों के कारण सरकारी आटा बेचने का फैसला लिया है। सरकार इससे पहले 25 रुपये किलो प्याज और 60 रुपये किलो भारत दाल यानी चने की दाल भी बेच रही है। देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन को पीएम मोदी ने गाजियाबाद से लॉन्च किया था अभी। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा कौशल परिषद यानी AIESC की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो ये IIT गांधीनगर में की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, IIT गांधीनगर। यह पहल दोनों देशों के बीच शिक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान साझेदारी की रणनीति दिशा का मार्गदर्शन करने के लिए 2011 में स्थापित एक द्विराष्ट्रीय निकाय है। इस फोरम का कार्यक्षेत्र दोनों देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बढ़ाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने, दोनों तरफ आवागमन और शिक्षा के साथ साथ कौशल इकोसिस्टम में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। यह पहली बार है कि शिक्षा और कौशल को एक ही संस्थागत मंच के तहत लाया जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया सरकार की ओर से जो ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसस क्लियर और श्री ब्रेंडन ओकोनर कौशल और प्रशिक्षण मंत्री ने की। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 5 नवंबर। इस दिवस को सुनामी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 की थीम है लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। 2004 की हिंद महासागर की सुनामी पिछले 100 वर्षों में किसी भी आपदा से अधिक खतरनाक थी। सुनामी से 14 देश प्रभावित हुए थे और सबसे अधिक प्रभावित देश थाईलैंड था। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया था। यह दिवस पहली बार 5 नवंबर 2016 को मनाया गया। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाह लहर। यह विक्षोभ द्वारा निर्मित विशाल पानी के नीचे तरंगों की एक श्रृंखला है। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नई दिल्ली। गंगा उत्सव का 7वां संस्करण राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG द्वारा 4 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवाश्री मुखर्जी ने NMCG के महानिदेशक जी अशोक कुमार की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। जी अशोक कुमार ने कहा है कि गंगा नदी में गंदे पानी के प्रवाह को रोकने के लिए लगभग 37 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी गई है। गंगा उत्सव 2023 के उत्सव में नमामि गंगे पत्रिका के 33वें संस्करण का विमोचन भी हुआ है। परिक्रमा के दूसरे संस्करण को हरी झंडी दिखाई। गंगा पुस्तक परिक्रमा 7 नवंबर 2023 को गंगोत्री से अपने 3 महीने लंबी यात्रा शुरू करेगी। गंगा नदी के किनारे स्थित सभी शहरों और कस्बों से होकर गुजरेगी और 11 जनवरी 2024 को
गंगा सागर में अपनी यात्रा समाप्त करेगी। 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। तो सवाल था, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो मंदारिन ये चीन की भाषा है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चीन पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम और उत्तराखंड सहित कई राज्यों को छूती है। चीन की राजधानी बीजिंग है और आधिकारिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है। चीन की मुद्रा रेनबिन्बी चलती है और इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। यह दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी आबादी 1.4 अरब से अधिक है। चीन 5 समय क्षेत्रों के बराबर फैला हुआ है और भूमि के हिसाब से इसकी सीमा 14 देशों से लगती है। लगभग 6.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 37 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल के साथ यह कुल भूमि क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। चीन का सबसे अधिक आबादी वाला शहर और सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र शंघाई है। भारत की भूमि सीमा 15,106.7 किलोमीटर और द्वीपीय क्षेत्रों सहित कुल 7,516.6 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। यह दक्षिण में हिंद महासागर, जो भारत दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत सर्वाधिक 4,096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है। सबसे बड़ा देश चीन है, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है, और भूटान सबसे छोटा देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में लाल किले के ऊपर भारतीय राष्ट्रध्वज फहराया था। तो ये आपको आंसर कमेंट में देना है। सो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो आपको शाम 6 बजे मिल जाया करेगी।